नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम अपना 11th क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स की सेकंड वीडियो करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन और इकोनॉमिक्स का जो प्रॉपर मीनिंग है, जो एग्ज़ाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स, तो उसे लिख के आएंगे। और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, क्यों हम ऐसा कहते हैं कि हमारा जो इकोनॉमिक्स है वो इन एग्जैक्ट साइंस है, यानी ये पर्टिकुलरली साइंस नहीं है, ये सोशल साइंस है। क्यों ऐसा कहते हैं, इन सभी कंसेप्ट के बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जैसा आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, हमारी ये बुक का ही पेज है, बुक का ही पार्ट है ये। what is the meaning of economics? Economics is a social science which study the way a society choose to use its limited resources, which have alternative uses, to produce goods and services and to distribute them among the different group of people. It means इकोनॉमिक्स है क्या? इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। इस वर्ड को इम्पॉर्टेंट है, इसके अभी एक्सप्लेनेशन करेंगे कि सोशल साइंस क्या होता है, इसको सोशल साइंस क्यों कहा गया। सोशल साइंस है, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जिसमें हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से, हमारे पास क्योंकि रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, इसको मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि इकोनॉमिक्स में जो हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, जबकि उन रिसोर्सेज के जो यूजेस होते हैं वो अल्टरनेट होते हैं, यानी किसी एक चीज़ के यूज़ हम कई जगह कर सकते हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में इसमें पेट्रोल का एग्जांपल दिया था। और इन लिमिटेड रिसोर्सेज से जिन ऐसे रिसोर्सेज है जिनका अल्टरनेटिव यूजेस हैं, उनको हम डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में लगाएंगे, और उनसे जो गुड्स एंड सर्विसेज हमारी बनेंगी उसको हम डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। तो यही हमारा इकोनॉमिक्स है, यानी जो स्कैरसिटी है अवेलेबल हमारे पास, उस स्कैरसिटी से हम किस तरीके से उस स्कैरसिटी को अपनाते हुए प्रोडक्शन करें और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को पहुंचाएं। और जिन रिसोर्सेज का हमारे पास अल्टरनेटिव यूजेस हैं और जो रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं, उनको यूज़ करते हुए लोगों तक गुड्स एंड सर्विसेज कैसे पहुँचाएं, तो यही हमारा इकोनॉमिक्स है। अब इसमें एक वर्ड आया है सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स को हम सोशल साइंस कहते हैं, इसको एग्जैक्ट साइंस नहीं बोलते। जैसे हमारा फिजिक्स या केमिस्ट्री होता है, वैसे ये हमारा एग्जैक्ट साइंस नहीं है। इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि जो हमारा इकोनॉमिक्स है उसको डील करना पड़ता है ह्यूमन बींग्स के साथ, और जब ये ह्यूमन बींग्स इसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो ये साइंस पूरी तरीके से परफेक्ट साइंस नहीं रह जाता, ये बन जाता है हमारा सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। इसीलिए हम इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस बोलते हैं। अब इसमें क्योंकि हम लगातार पढ़ रहे हैं कि हम इकोनॉमिक्स को क्यों हमें यूज़ करना पड़ता है, सिर्फ़ और सिर्फ इसके एक मेन रीज़न है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। और हमेशा हर चीज़ की स्कैरसिटी बनी ही रहती है, क्योंकि उसकी डिमांड उसकी सप्लाई से हमेशा ज़्यादा रहती है। तो इसीलिए हमें इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी पड़ती है। चलिए आगे हमारा है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमारे इकोनॉमिक्स की दो पार्ट्स हैं, मतलब ये दो टाइप्स की इकोनॉमिक्स होती हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स है जो डील करता है उन चीज़ों के साथ जो एग्जैक्ट में है। थिंक एज दे आर, थिंक एज दे आर, इट मीन्स इकोनॉमिक्स deals with what are the economic problem and how they are actually solved। यानी कि एक्चुअल में हमारे पास सिचुएशन है क्या, what was, what is, what will be, यानी कि है क्या सिचुएशन। जैसे इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे इंडिया में बहुत ज़्यादा है, तो ये हमारी एक्चुअल सिचुएशन है। या फिर दूसरा इससे समझ सकते हैं कि इंडिया में इन्फ्लेशन है, लगातार गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस जो हैं उसको हम देखते हैं तो वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, क्योंकि हम इसमें एग्जैक्ट जो मार्केट में सिचुएशन है, जो इकोनॉमी में एग्जैक्ट सिचुएशन है, उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। हम उसके बारे में जब बात करेंगे तो हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा कर रहे होंगे। जबकि जब हम
जबकि जब हम ये बात करेंगे कि हम किस तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपके पास चार्ट बना हुआ है कि हम किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि अगर हमने बोला कि इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो हम ये बोलें कि इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी हम एक आइडियल सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं। यानी जब हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जब हम ऐसी बात कर होंगे, जब ऐसे कंसेप्ट को स्टडी कर रहे होंगे, तो ये हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। या फिर हम बोलें कि गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइजेज़ हैं वो लगातार इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइजेज़ लगातार इंक्रीज़ कर रहे हैं, अगर वो इंक्रीज़ नहीं करने चाहिए, जब हम ऐसे कंसेप्ट के बारे में पढ़ें तो हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। यानी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम क्या डिसीजन लेते हैं, व्हाट ऑट टू बी, यानी कि क्या होना चाहिए। चलिए इसके बीच में एक डिफरेंस देख लेते हैं, तो हमें इन दोनों का डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर हम बात करें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इट डील विद व्हाट इज़ एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर एक्चुअली सॉल्व्ड। यानी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ये बात करता है कि क्या एक्चुअल में हमारे पास सिचुएशन है, क्या प्रॉब्लम है, और उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे वो सॉल्व की जा सकती है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है इट डील विद व्हाट ऑट टू बी, यानी कि क्या होना चाहिए, एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड, कैसे हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें ताकि हमारे पास आइडियल सिचुएशन मिल जाए। तो ये है हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। जब हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं, तो हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जब डील करते हैं तो उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं एक्चुअल डाटा से। यानी उसको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास एक्चुअल डाटा होने चाहिए। जब मैंने बोला कि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, यानी मेरे पास पहले पॉपुलेशन के डाटा भी हैं, और अब जो इंक्रीजिंग जो लगातार पॉपुलेशन है उसके डाटा भी हैं, तो मैं जब उनको कंपेयर करता हूँ तो मैं कह पाता हूँ कि हमारी गुड्स एंड सर्विसेज के लगातार जो हमारी पॉपुलेशन है वो लगातार इंक्रीज़ कर रही है। या फिर गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात करें कि गुड्स एंड सर्विसेज के पिछले साल के मेरे पास प्राइजेस थे और इस साल के प्राइजेस हैं, जब मैंने उन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया तो मैंने देखा लगातार इंक्रीज कर रहे हैं। तो यानी मेरे पास जब एक्चुअल डाटा होगा जिससे मैं अपने 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 डाटा को वेरीफाई कर पाऊंगा, तो मैं डील कर रहा हूँ उस टाइम पे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। लेकिन जब मैं बात करूँगा आइडियल्स की, क्या होना चाहिए, एक ऐसी आइडियल सिचुएशन के बारे में बात करूँगा, तो वो होगा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पर्पस इट एम टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है उसका मेन पर्पस होता है कि आपकी रियल में जो रियल डिस्क्रिप्शन है वो लोगों के सामने, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो रियल डिस्क्रिप्शन है वो लोगों के सामने पहुंचाना। जबकि जो हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है वो डील करता है आपके पास एम टू डिटरमाइन द आइडियल सिचुएशन, कि आपकी आइडियल सिचुएशन कैसी है। इससे पहले जो ऊपर वाला पॉइंट था, उस ऊपर वाले पॉइंट में जब हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में एक्चुअल डाटा से डील कर रहे थे, तो हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में एक्चुअल डाटा से डील नहीं कर सकते। जो बताना चाहते हैं, जबकि हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आइडियल सिचुएशंस की बात करते हैं। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है वो सजेशंस पे डील नहीं करती, वो सलाह पे डिपेंड नहीं करती कि ऐसा होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, वो डील करती है फैक्ट्स पे। जबकि जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है वो ओपिनियंस पे, सजेशंस पे डील करती है, इसका नेचर ही सजेस्टिव नेचर है। जो हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है उसमें वैल्यू जजमेंट को कोई भी जगह नहीं होती, जबकि हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में वैल्यू जजमेंट को जगह देते हैं। जैसे इसके एग्जांपल्स को देखते हैं और कंपेयर करते हैं तो अच्छे तरीके से हमें समझ में आना चाहिए। प्राइस इन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्टीन्यूसली राइजेज, यानी जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें प्राइजेस लगातार इंक्रीज़ कर रहे हैं। ये एक रियल सिचुएशन है, क्योंकि हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं अपने एक्चुअल डाटा से, और ये सच में हमारे सामने एक समस्या भी है, तो इसको हमने पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में रखा है। जबकि जो हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का इसका एग्जांपल बनेगा, इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू
कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस, यानी इंडिया को ज़रूर ऐसे कुछ स्टेप्स लेने चाहिए ताकि वो अपनी जो इंक्रीज़ होती हुई जो प्रॉब्लम है प्राइसेस की, यानी इन्फ्लेशन की जो प्राइस प्रॉब्लम है उसको सॉल्व आउट कर सकें। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का सेकंड एग्जांपल है देयर आर इनइक्वालिटी इन इनकम इन आवर कंट्री, यानी हमारे देश में आय में, इनकम में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है। ये रियल सिचुएशन है। आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग अमीर हैं तो वो रिच हैं, तो वो बहुत ज़्यादा रिच हैं, और कुछ लोग अगर पुअर हैं तो वो बहुत ज़्यादा पुअर हैं। जबकि जो हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है उसमें बात की जा रही है इसी सेम एग्जांपल को लेके, वो कह रहे हैं कि इंडिया में इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस होना चाहिए, जरूर रिड्यूस होना चाहिए, शुड बी रिड्यूस्ड। यानी हम एक आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं उस टाइम पे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की। और जब हम एक्चुअल सिचुएशन की बात कर रहे हैं जिसको हम एक्चुअल डाटा से, फैक्ट से वेरीफाई कर सकते हैं, तो हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की। तो ये हमारा थोड़ा सा पॉइंट था पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कि आपको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और ट्रुथ के बीच में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और ट्रुथ के बीच में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक स्टेटमेंट आता है कि जैसे आपसे वो कोई एग्जांपल देके पूछेगा और आपको बोलेगा कि ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है या ये एक ट्रुथ है, आपको इन दोनों के बीच में बताना होगा। आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है वो, या फिर आपको ट्रू एंड फॉल्स में भी, क्योंकि हमारे सिलेबस में, हमारे क्वेश्चंस में ट्रू फॉल्स भी आते हैं। और ट्रू फॉल्स में अगर आपने ट्रू लिखा है तो उसका रीज़न सही बताने पे ही आपको मार्क्स मिलते हैं, तो इसीलिए आपको उसका रीज़न ज़रूर पता होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड एज स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ। यानी आप अगर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की कोई स्टेटमेंट पढ़ रहे हो तो आपको ये नहीं समझना चाहिए कि वो ट्रूथ ही होगा हमेशा। दे मे बी ट्रू और फॉल्स, यानी एक तो बात हुई पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की और एक बात हुई ट्रूथ की। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ट्रुथ भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, लेकिन वो एक्चुअल सिचुएशन को बताएगा, और एक्चुअल सिचुएशन को बताएगा तो हम उसको उसके डाटा से वेरीफाई भी कर सकते हैं। जब हम वेरीफाई कर सकते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं कि हम उसको चेक कर रहे हैं कि वो सही है या गलत है, लेकिन क्योंकि सिचुएशन वो है तो उसको हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलेंगे। लेकिन ट्रुथ तो हमेशा ही सही होगा। तो ट्रुथ जो हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है उसमें ट्रुथ इंक्लूड होता है, लेकिन साथ में उसमें फॉल्स चीज़ें भी आती हैं। फॉल्स जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो फॉल्स कब सिद्ध हो जाएगा, वो फॉल्स उस टाइम पे सिद्ध हो जाएगा जब उसको हम रियल डाटा से वेरीफाई करेंगे, फैक्ट से वेरीफाई करेंगे और ये पाएंगे कि ये बात हमारी गलत है, तो हम उसको उस टाइम पे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स तो बोलेंगे, लेकिन हम उसको उस टाइम पे ट्रुथ नहीं बोलेंगे। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इफ पारस सेज दैट इंडिया इज मोस्ट पॉपुलेटेड country in the world and Saksham says that China is the most populated country, they then both are positive statement। देखिए इसमें दो बच्चे हैं, एक का नाम है पारस और एक का नाम है सक्षम। पारस ये बोलता है कि इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है पूरी दुनिया में, जबकि जो सक्षम है वो बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, चाइना सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या हैं, पॉजिटिव हैं, क्योंकि ये सिचुएशन को बताती हैं। लेकिन पारस रॉन्ग है और सक्षम राइट है। क्यों? क्योंकि हमारे पास डाटा था वेरीफाई करने के लिए, और हमारे पास जब डाटा था वेरीफाई करने के लिए तो हमने उसको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स माना। लेकिन जब हमने वेरीफाई करके रिजल्ट ऑब्टेन किया तो हमने देखा कि इसमें जो पारस है वो गलत है, सक्षम सही है। तो हमने जो पारस गलत है उसको हमने फॉल्स कैटेगरी में लेके आ गए, जबकि सक्षम को ट्रुथ में लेके आए। यानी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ट्रुथ भी हो सकती हैं, फॉल्स भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमेशा ट्रुथ ही होंगी। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। यानी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स अपने आप में ट्रुथ को भी इंक्लूड करती है, फॉल्स को भी इंक्लूड करती हैं, लेकिन जब हमारे पास वेरीफाई करने के लिए डाटा है तो उसको हम बोलेंगे कि वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। और जब हमने वेरीफाई करके रिजल्ट ऑब्टेन कर लिया तो अगर वो सही पाया गया तो उसको ट्रुथ बोलेंगे, अगर वो गलत पाया गया तो उसको हम फॉल्स बोलेंगे। तो ये भी हमारा एक कंसेप्ट है।
चलिए अब इसमें आगे चलते हैं। हाँ, अब इसमें है हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसका दूसरा नाम होता है प्राइस थ्योरी में, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसका नाम होता है इनकम थ्योरी। इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ये जो बुक है, क्योंकि आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो मीन्स छोटा, स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज। जब हम एग्रीगेट्स की बात करेंगे, होल इकोनॉमी की बात करेंगे, तो हम डील कर रहे होंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। जब हम सिर्फ छोटी पॉइंट्स पे बात करेंगे, हम सिंगल यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, एक कंज्यूमर के बारे में बात करेंगे, एक प्रोड्यूसर के बारे में बात करेंगे, तो हम उस टाइम पे डील कर रहे होंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स से। जब हम इकोनॉमी से डील करेंगे, मैक्रो, लार्ज, मैक्रो मीन्स लार्ज, और उसका दूसरा नाम है इनकम थ्योरी। जब हम एक सिंगल यूनिट से, एक कंज्यूमर से, एक प्रोड्यूसर से, स्मॉल स्केल से डील करेंगे, तो उसको बोलेंगे माइक्रो। माइक्रो मीन्स स्मॉल। देखिए, यहाँ पे भी यही सारी बातें लिखी हुई हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ इज़ कंसिडर टू बी द फाउंडर ऑफ द फील्ड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि एडम स्मिथ इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो उन्होंने ही इसका जो जनरेशन है या उसका फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हम एडम स्मिथ को ही बोलते हैं, ऐसा माना गया है। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन होगी जो अभी तक मैंने आपको बताया। चलिए आगे देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स ये दो वर्ड से मिलके बना है। मैक्रोज वर्ड से इसका जो ओरिजिन है वो हुआ है, और मैक्रोज एक ग्रीक वर्ड है। मैक्रोज का मीन्स होता है लार्ज, यानी हम जब इकोनॉमी की लार्ज कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे होंगे तो हम डील करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जनरली स्टडी करता है होल इकोनॉमी की। ये डील करता है एग्रीगेट्स से। मैक्रो में जो देखिए, माइक्रो और मैक्रो, आई फॉर इंडिविजुअल एंड ए फॉर एग्रीगेट्स। जब हम आई के बारे में बात करेंगे, माइक्रो के बारे में बात करेंगे, तो इंडिविजुअल्स के बारे में बात करेंगे, और जब हम एग्रीगेट्स के, मैक्रो के बारे में बात करेंगे, तो हम एग्रीगेट्स के बारे में बात करेंगे। चलिए इसके बीच में एक डिफरेंस बहुत जल्दी से देख लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी वो इकोनॉमिक्स है जो डील करती है इंडिविजुअल यूनिट से, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स है जो डील करती है एग्रीगेट से। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसके टूल्स हैं डिमांड एंड सप्लाई, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स की टूल्स हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने का, वो ये है कि हम किसी भी कमोडिटी का प्राइस डिटरमाइन कर सकें या फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस डिटरमाइन कर सकें। जबकि हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो हमारा मेन पर्पस है, बेसिक पर्पस है इनकम या फिर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द इकोनॉमी को डिटरमाइन करना। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, इसमें हम इट इन्वॉल्व लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। इसमें बहुत लिमिटेड, माइक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेशन हम ज़्यादा लेते हैं, इसमें परफेक्ट चीज़ों को, एक्चुअल चीज़ों को के बारे में बात करते हैं। जबकि जब हम इकोनॉमी में होल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हम ज़्यादा एग्रीगेट लेने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा एग्रीगेट